पाकिस्तान में रियल स्टेट के ऊपर सबसे कम तवज्जो दी है। उसकी परसेप्शन ऐसी है कि ये टैक्स चोर है, ये बेसिकली मसाइल क्रिएट कर रहा है, ये कोई एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है। पाकिस्तान में रिश्वत ख़त्म करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये का करेंसी नोट ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलक रियाज साहब का एक लेटेस्ट ट्वीट आया है जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पे मलक रियाज ने उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में जारी किया है। दुबई के ऊपर बहरिया टाउन पे एक वीडियो मैंने की थी, वो आपने देखी होगी। बाय चांस ये ट्वीट जो है वो उसी टाइम के आगे पीछे ही आया है। अगर नहीं देखी तो वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहरिया टाउन दुबई की आमद है। जो खबरें हैं, जो अफवाहें चल रही हैं वो ये हैं कि बहरिया टाउन दुबई के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। सो मलक रियाज साहब का जो ट्वीट है, उस ट्वीट पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मलक रियाज साहब जो हैं, देखिए इनके नाम से तो हर कोई वाकिफ़ है। बहुत से लोग जो हैं वो इनको, बहुत से लोग नहीं बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल में जो रियल स्टेट में काम करने वाले और जो मीडिया से काम करने वाले 99% लोग हैं, वो अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ के लिए मलक रियाज साहब का नाम, उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे इस तरह से वो बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुखालिफ आप सुनना पसंद करते हैं लोग। सो मलक रियाज साहब का जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से क्रिएट हो गई है या कर दी गई है कि वो सारी चीज़ों को फेस करने के लिए वो बंदा अकेला खड़ा है, जबकि उनके साथ तमाम जो पीछे लोग हैं या इदारे हैं वो सब वहाँ मौजूद होते हैं। तो मलक रियाज साहब जो हैं वो एक्चुअली देखें, हमें समझना यह है कि जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल ही हमने उसकी जो परसेप्शन है वो बड़ी ख़राब कर दी है। रियल स्टेट इंडस्ट्री तो है ही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बजाते खुद इतने मसाइल हैं। मैं क्योंकि एक अदना सा तालिब इल्म हूँ रियल स्टेट का, कि हमने पाकिस्तान में रियल स्टेट के ऊपर सबसे कम तवज्जो दी है, जबकि पूरी इमारत जो खड़ी हुई है किसी भी मुल्क की, जो पूरी बेस है वो तो उसकी ज़मीन है, उसकी रियल स्टेट है। तो ये जो अर्ज़ पाकिस्तान है, इसके बारे में सबसे कम तवज्जो हमने दी है, और लूट मार और खसूट का पूरा जो सिलसिला है वो इसी के साथ वाबस्ता है। लैंड रिफॉर्म्स हमने नहीं की हैं, जो बेसिक चीज़ थी। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया आज तक को तकरीबन 11 से 12 लैंड रिफॉर्म्स कर चुका है 5-5 साल की, और हमें अभी तक तौफीक नहीं हुई कि हम लैंड रिफॉर्म्स करते, बल्कि उल्टा हमने उसको अन इस्लामिक करार दे दिया। सो जो बिजनेसमैन है वो भले प्रॉपर्टी में काम कर रहा हो बेचारा, या वो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हो, या वो कुछ भी कर रहा हो, उसकी परसेप्शन ऐसी है कि ये टैक्स चोर है, ये बेसिकली मसाइल क्रिएट कर रहा है, ये कोई एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है, उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं मिलती हमें, तो उसको डिस्करेज किया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामने निकल के खड़े होते हैं, जो उस पूरे क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, और उस सिस्टम की छींटें ऑब्वियसली उनके ऊपर पड़ते हैं। मलक रियाज भी उनमें से एक नाम है। किसी भी बिजनेसमैन का जो बेसिक काम ये होता है, बिजनेस का काम ये होता है कि वो एक वैल्यू क्रिएट करता है, उस वैल्यू के अगेंस्ट वो वहाँ से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसको मिलती है। सो क्या बहरिया टाउन ने एक वैल्यू क्रिएट की है सोसाइटी के अंदर? ऑफ कोर्स की है। वो वैल्यू जो है, ये तो अनडिनाइबल किस्म का ट्रुथ है कि मलक रियाज ने जो वैल्यू क्रिएट की है गुज़िश्ता 3 से 4 दहाइयों से, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। वो उन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई किया, उस गैप के अंदर उन्होंने काम किया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि अगर आप लाखों में काम करते हैं तो आप शायद नज़रों में नहीं आते, आप बचे हुए होते हैं, सिर्फ आपको शायद कोई टैक्स वाली अथॉरिटीज़ देख रही होती हैं। द मोमेंट आप मिलियंस में जाते हैं तो फिर आपको जो पुलिस है या वकील है उसको थोड़ा बहुत आपको आशनाई होनी शुरू होती है कि अच्छा ये भी मसाइल हैं माशरे के अंदर। और अगर आप मिलियंस से निकल के बिलियंस में चले जाते हैं तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा हम हिस्सा बनते हैं पावर पॉलिटिक्स का, हम थोड़ा सा हिस्सा बन जाते हैं एमपी एमएनएस से मुलाकातों का, और शायद डायरेक्टर लेवल पे, डीसी लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हमारी इस्लाम दुआएं शुरू हो जाती हैं। और जब आप मल्टी बिलियनर्स बनते हैं तो फिर तो आप फुल टाइम पावर पॉलिटिक्स का पार्ट हैं। मीडिया के ऊपर आपको बहुत हाईलाइट होंगे, आपके साथ आपको एक सेलिब्रिटी का दर्जा मिल जाएगा, वो किसी भी तरह से हो, आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंस के अंदर हो। सो मलक रियाज साहब चूँकि एक मल्टी बिलियनियर प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं और उन्होंने अपना एक नाम बनवाया है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, सो वो पूरी तरह से पावर पॉलिटिक्स के अंदर वो नज़रों में हैं। उनको कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आप ये समझें कि वो हर बंदा जो है वो उनके ऊपर उनकी तरफ देखा जाता है बहुत तमाम मामलात के लिए। और वो ख़ुद भी चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए एक टाइम के ऊपर मीडिया पे, हमने देखा कि तमाम पॉलिटिशियंस के साथ उनकी ठीक ठाक सलाम दुआ थी। तो ये तमाम चीज़ें जो थीं, ये बिजनेसमैन जब पॉलिटिक्स की तरफ आता है तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो हैं वो दुनिया में कहीं भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। तो वो चूँकि अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं, और बिजनेसमैन जो होता है उसकी
जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उसका बिजनेस होता है। तो क्योंकि वो बच्चा है जिसको उसने पैदा किया होता है, उसका खून वो उसको अपना पिला रहा होता है, सो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो हमेशा जब भी स्टैंड लेते रहे, वो हमेशा स्टैंड लेते हैं उस टाइम पे जब उनके प्रोजेक्ट्स पे बात आती है, जब उनकी उस बच्चे पे बात आती है जो उन्होंने काम किया होता है। ये जो ट्वीट उन्होंने की है, इसको अगर आप इस तनाज़ुर में देखें कि बहरिया टाउन बहुत बड़ी एम्पायर बन चुकी है पाकिस्तान का, के तमाम शहरों में ये मौजूद है, और तकरीबन बड़े शहरों के अंदर कराची और इस्लामाबाद में, बाकियों में उनकी फैमिली के लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। बहरिया टाउन कराची, अगर हम जिसमें अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बहरिया टाउन कराची जो है, ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद या बहरिया टाउन लाहौर जो है, उसके बाद ये चीज़ आई है। तो वहाँ पे जितनी चीज़ें उन्होंने की थी वो शायद उसका एक बहुत लेटेस्ट वर्जन यहाँ मौजूद है। सो वो तमाम बहरिया टाउन को अगर यहाँ मर्ज भी कर दिया जाए, उठा के रख दिया जाए, तो फिर भी ये बहरिया टाउन शायद उससे बहुत बड़ा है। तो इस लेवल पे जब आप यहाँ पे काम हो रहा था, और फिर यहाँ पे जिस टाइम पे इश्यूज़ बने सिंध के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब नोटिस लिए गए, उसके पीछे भी बहुत सी वजूहात थी, कुछ हकाइक भी थे, कुछ चीज़ें जो है वो शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा के भी पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी मौजूद है, बहरिया टाउन का जो डिसीजन आया था, जिसके ऊपर टाउन पे कोई तकरीबन 470 अरब रुपए की उनको पेनल्टी लगाई गई, और ये कहा गया कि इसके बाद आपकी ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, आप ये अमाउंट पे करें। उसकी इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पे उन्होंने पे करनी स्टार्ट की। वो जो फैसला था वो सिर्फ बहरिया के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं चूँकि थोड़ा सा मुझे शौक़ है पढ़ने का, तो अगर प्लीज़ आप लोग भी पढ़िएगा वो डिसीजन जाके, वो पूरा आपको एक क्लासिक एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट की रिसर्च की, जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ की तमाम अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व किया अपने साथ, और वो डेटा इकट्ठा किया, और एक बैकग्राउंड पे जाके उन्होंने पूरा एक हिस्टोरिकल पूरे फैक्ट्स उन्होंने इकट्ठे किए कि गुज़िश्ता 10-15 साल से क्या चल रहा था, क्या उसके ज़मीन के रेट्स थे, और किसमें कौन कौन शामिल है इन चीज़ों के अंदर। तो वो सिर्फ बहरिया की बात नहीं है, बल्कि उसके अंदर तमाम कराची के जो अदर बिल्डर्स थे वो भी बीच में शामिल हुए, DHA के नाम भी सामने आए, और उसमें ट्रांसफ़र्स के प्रोसेस से बात की गई, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किरदार पर बात की गई, उसमें जो है वो अथॉरिटीज़ की जो नीचे स्कीमें बनती हैं उन पर बात की गई। तो बहुत अच्छी एक रिसर्च की, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ वो एक क्लासिक डॉक्यूमेंट है, उसको प्लीज़ आप पढ़ा करें। ये जो चीज़ें हैं सारी, अब हम देखेंगे जब बहरिया टाउन दुबई लॉन्च होगा, तो आई होप कि वहाँ पे ये मसाइल नहीं होने वाले। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया हुआ है कि जिसके तहत वो चीज़ सिस्टम में आएगी। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि बस जो भी चीज़ आप सही काम करने भी उसमें आएंगे, तब भी आपको थोड़े बहुत मसाइल का वहाँ पर सामना करना पड़ेगा। सो ये जो ट्वीट मलिक साहब का है, बहुत वेरी वेल रिटन ट्वीट उन्होंने किया था। उसमें वो कहते क्या हैं, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, और आप स्क्रीन पर देखेंगे भी, इसको देख रहे होंगे अपने सामने। मलिक रियाज साहब का ट्वीट ये है, वो ये कहते हैं कि मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूँ। 70 साल इनकी एज हो चुकी है, 1954 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो तकरीबन 50 ईयर से वो कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, 74 से। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हम सबको मालूम है कि मलिक रियाज जो हैं वो शायद आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले इस काबिल हो चुके थे कि अगर वो चाहते तो यहाँ से कनाडा की नेशनलिटी ले सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, कहीं भी जाके सेट हो सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो अभी गए हैं और गुज़िश्ता कुछ सालों से बाहर हैं, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आई एम श्योर वाकिफ़ होंगे। बहुत से उतार चढ़ाव देके हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी से सामना किया। हालात के आगे हथियार डालने की बजाय हमने दुगनी मेहनत को तरजीह दी, और पाकिस्तान के हर शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ रखी। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया टाउन की जो डेवलपमेंट की स्पीड है या इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह को डेवलप करता है, इसका तो कोई मुकाबिल नहीं है। और मतलब हम जानते हैं कि DHA लॉन्च हुआ यहाँ पे 2009 के अंदर कराची में, और उसके बाद से लेकर अब तक वहाँ की डेवलपमेंट क्या है। बहरिया टाउन 2014 में आके उसने आज तक पिछले 10 साल में क्या दे दिया है जो दूसरे लोग 15 साल में भी नहीं दे पा रहे, और बहरिया टाउन को आबाद हुए भी अब तकरीबन 5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। सो वो कहते हैं कि जी अनगनत चैलेंजेस के बावजूद हम आज भी इसी जज्बे से काम करने में मसरूफ़ हैं। अगरचे पाकिस्तान, ये उनकी कमिटमेंट शो कर रहा है जुमला कि वो आज भी बहरिया, जो र्यूमर्स चूँकि चलती रहती हैं बहुत सी मार्केट में, तो हम देखते हैं कि बहरिया के तमाम जो इनके इदारे हैं, जो इनके अंदर के जो काम करने वाले लोग हैं, वो एज इट इज़ काम कर रहे हैं। अगरचे आज पाकिस्तान अपने मुआशी बदतरीन दौर से गुजर रहा है, तो ये भी हम सबके इल्म में है कि जो अभी हालात हैं, ये आज से पहले हमने कभी इनका सामना नहीं किया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहते हुए भी, इवन कोविड के टाइम के ऊपर भी ऐसे हालात नहीं थे। मायूसी की जो फ़िज़ा इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान में नहीं थी, और हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। लेकिन
मेरा तजर्बा, अब ये जुल्म और तशद्दुद की जो वो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बैकग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मीडिया पे भी हम कभी कभी देखते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन मेरा तजर्बा मुझे आज ये कहने पर मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान में साजगार बिजनेस माहौल कायम किया जाए, नफ़रत की दीवारें गिरा दी जाएँ और जुल्म का ख़ात्मा हो, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पे अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए ना सिर्फ बुनियादी सहूलतें बशमूल रोज़गार, घर, तालीम और सेहत बहम पहुँचाई जा सकती हैं, बल्कि मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को भी दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरिया टाउन जिंदाबाद, ये उन्होंने ट्वीट की है। अगर आप इसमें देखें तो दो तीन चीज़ों पे, एक तो उनका अज़म है जो वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मायूसी तो ऑब्वियसली कुफर है, वो कह रहे हैं मैं भी मायूस नहीं हूँ, ये काम होना चाहिए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं। अब मलिक रियाज साहब को मैं मालूम है कि जी इनकी जो रियल स्टेट की सिर्फ एक रियल स्टेट इदारा नहीं है। मलिक साहब के बारे में अगर आप गूगल करके देखें तो वो कहते हैं कि मोर देन 70% जो इनकी वेल्थ है वो उन्होंने प्लेज की हुई है वेलफेयर के लिए, डिफरेंट कामों। तो हमें पता है कि इन्होंने स्कूल्स भी बनाए हुए हैं, दस्तरखान चल रहे हैं, इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटल्स की पूरी चेन है जो बहरिया टाउन में चल रही होती है, हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने बनाया है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर भी रहे हैं। अब ये जो आइडियाज़ की बात करते हैं ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। मलिक रियाज साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की थी कि भाई अगर आप पाकिस्तान में रिश्वत ख़त्म करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये का करेंसी नोट ख़त्म कर दें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप 5,000 नहीं, मैं तो कहता हूँ 1,000 का नोट भी ख़त्म कर दें। आप छोटी करेंसी रखें, ऑटोमेटिक लोग जो हैं वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन में जाएंगे, रिश्वत का खात्मा होगा। कौन 100 रुपये की गथियाँ लेके जो है वो किसी भी करता धरता को जिसने साइन करने हैं उसके पास पूरा बैग लेके बैठेगा कि ये 5 करोड़ की है, 1 करोड़ रुपये की रिश्वत आप ले लीजिए। ऑब्वियसली जो बड़ी रकम है वो कैश में कैरी करना, संभालना आसान है, ये आप ख़त्म करें। बहुत सही आइडिया था। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि जी आप एक लैंड बैंक बना दें पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम जो कोई भी ज़मीन बाय करते हैं उसके बाद हम पे बहुत से केसेस हो जाते हैं, हम वो केस भुगत रहे होते हैं। पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में केस जो हैं वो शायद आपके रियल स्टेट से रिलेटेड ही मौजूद हैं, और उसमें दोनों एंड से हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, दोनों पार्टी ज़्यादती कर रही होती है। जो बायर है, जो ज़मीन ले रहा होता है, बिल्डर या डेवलपर, वो उसके एंड से भी होता है, और जो बेच रहे होते हैं उनके यहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप कभी ओपन लैंड में जाएँ काम करने के लिए तो आपको अंदाज़ा हो, प्लॉट लेना या किसी अथॉरिटी को रियल स्टेट समझना ये ऐसा नहीं होता। जब आप ओपन लैंड में काम करने जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पूरे ख़ानदानों के अंदर कितने लोगों को आपको वहाँ ले जाना पड़ता है। उसमें से एक बंदा कल को उठ के कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, कोई भी दूर का रिश्तेदार भी जाके कि भाई इसमें तो मेरा भी हिस्सा था। अब वो आपका पूरा प्रोजेक्ट लिटिगेशन में चला गया, अब आप उसमें उसको भुगतते रहिए और अदालतों में जाइए, और अगर आप थोड़े मशहूर हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है वो मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें भी वो जो है वो चल रही होती हैं। फिर उन्होंने एक आइडिया दिया था, हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि जी मगला की जो पहाड़ियाँ हैं आप इसके नीचे से मुझे एक टनल जो है वो निकालने दें। सो वो लैंड भी मैं इस्लामाबाद के अंदर आ जाएगी, एक 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी तो हम पूरा ऑल द वे घूम के जाते हैं बैक साइड पे उसके, तो और वहाँ पे ज़मीन जो का रेट वो मतलब एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद कोड़ियों के भाव है। तो अगर आप ये एक टनल बना लें बीच में 1.5-2 किलोमीटर की, मुझे निकालने दें और मैं इसकी बैक साइड की लैंड यूज़ करता हूँ, तो शायद वो भी ऑब्वियसली इस्लामाबाद की ज़मीन बन जाएगी। तो इस तरह के बहुत से आइडियाज़ हैं जो वो देते हैं। इस तरह के बंदे पे मुझे याद है मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर की थी जिसमें मैंने ये कहा था, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त मैंने ये कहा था कि बजाय आप एक टेक्निकल आदमी से, जो एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन मतलब बंदा है, डेवलपर है, आपको पता चल गया कि जी ठीक है उसकी फॉल्ट थी, आपने इंप्लीमेंट कर दिया, आपने कहा कि जी आपको 470 अरब रुपये कैश में जमा करवाएं, बजाय इसके कि आप उससे पैसे लें, आप 470 प्रोजेक्ट खड़े करें, उसको बोलें कि हमें ये पाकिस्तान में डेवलप करके दो, उसको बोलिए कि 100 यूनिवर्सिटीज़ बना के दे, उसको बोलें कि आपको जो है वो स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना के दे, आपको उसे बोलिए आपको 100 लाइब्रेरीज़ बना के दे, 100 हॉस्पिटल्स बना के दे, उससे प्रोजेक्ट्स डेवलप करवाएं, एक अरब का प्रोजेक्ट बनवाएं, मेडिकल कॉलेज बनवाइए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बनवाइए, ठीक है। उनसे बोलें कि 70 गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स बना के दे दे, कोई जेलें बनवा लीजिए, थाने बनवा लीजिए, कचहरियाँ बनवा लीजिए, उससे काम करवाएं, उनके ज़िम्मे लगवाएं। अगर इतना बड़ा उसके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, इतनी मशीनरी मौजूद है उनके पास जो शायद गवर्नमेंट्स के पास या शहरों में मौजूद नहीं है, शहरी हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, उनको बहरिया की मशीनरी लेनी पड़ती है, तो बहरिया की उस मशीनरी को मज़ीद यूटिलाइज़ करें, उससे ये काम करवाइए। सो ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और मलिक साहब को मैं बल्कि ये बोलूँगा इस वीडियो के तवस्सत से, और जो लोग उनके, और इसके अलावा भी बल्कि जो आबाद के अंदर भी लोग बैठे हैं, दूसरे बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, कि भाई आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं एटलीस्ट बोलें तो सही,
वो आइडिया सामने तो लेके आइए। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी रेलवे की इतनी लैंड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कर्जे उतारे जा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह बहुत सी ऐसी लैंड्स हैं जो आपने फॉरेस्ट को दी हुई हैं, बहुत सी ऐसी लैंड्स हैं जो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट की हुई हैं, वो लैंड सामने तो लेके आए जो खाली पड़ी हुई हैं, बंजर वैरान पड़ी हुई हैं, और शायद उसका प्लान सिर्फ कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ का या उस पर कुछ मतलब कुछ तो हो ना उस पर काम करने के लिए। लोगों के पास छतें नहीं हैं, आप उनको कोई रोज़गार मुहैया कर दीजिए, नए कोई इकोनॉमिक जोन बना दीजिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम करें। वो चीज़ें लेकर आएँ सामने और प्राइवेट सेक्टर को बोलें कि भाई इस पे आए और काम करें, और फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें, उनको वो आसानी दें जो दुबई में मिलती है कि अगर मैं यहाँ बैठ के भी चाहूँ तो मैं दुबई के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ और काम कर सकता हूँ तमाम इदारों के अंदर थ्रू ऑनलाइन। तो वही वाली सहूलतें हमें बनाने में क्या मसला है, जबकि हमारे सामने तमाम सैंपल मौजूद हैं, हमें जस्ट उठाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।